दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त क्राइम थ्रिलर स्टोरी लेकर आए हैं। ये सीरीज काफी सारे ट्विस्ट से भरी पड़ी है। ये कहानी ऐसी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही इसके कई राज खुलते जाएंगे और जब आप इसका क्लाइमेक्स देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सीरीज का नाम है रेकी, जिसका मतलब है दुश्मन के मूवमेंट्स पर नजर रखना। इस सीरीज ने IMDb पर 7.2 स्टार की शानदार रेटिंग भी हासिल कर ली है। अब मैं ज्यादा कुछ बताकर स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस सीरीज की कहानी बेस्ड है 1992 के एक इंसिडेंस पर, जो आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री नाम के एक गांव में घटी थी। तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोज की तरह सुबह सुबह दूध वाला दूध लेकर गांव की ओर जा रहा होता है, पर नेचर्स कॉल की वजह से वो खेतों की तरफ जाने लगता है कि तभी सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे थोड़ी ही दूर पर एक जलती हुई लाश दिखाई देती है। ये देखकर उसकी तो हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सारे गांव वाले पुलिस को लेकर उस क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लाश पूरी तरह से जल चुकी होती है और उसका चेहरा पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। खैर, वहीं पर लेनिन नाम का एक SI भी मौजूद होता है, जो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करता है और साथ ही साथ हाल ही में किसी के मिसिंग होने की रिपोर्ट के बारे में भी पता लगाने को कहता है। खैर, जब डॉक्टर इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करते हैं तो लेनिन घबराते हुए अंदर दाखिल होता है। उसे एक सबूत मिलता है और वो डॉक्टर से कहता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि इस गांव की बहुत बड़ी हस्ती है। इसी बीच लेनिन SP के पास आता है और कहता है कि सर, मरने वाला बंदा कोई आम आदमी नहीं बल्कि इस गांव की बहुत बड़ी हस्ती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले उसका गला काटा गया और फिर उसे जला दिया गया। लेनिन आगे बताता है कि मैं कुछ और लीड्स को फॉलो कर रहा हूँ। इस पर SP कहने लगता है कि पहले तुम आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर ये पता करने की कोशिश करो कि क्या पहले भी इस टाइप का कोई मर्डर हुआ है। दूसरे सीन में कल्लायप्पा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो फिलहाल परदेसी नाम के एक बूढ़े आदमी के पास आता है और यही इस सीरीज का हीरो है। कल्लायप्पा कहने लगता है कि परदेसी, तुमसे कुछ काम है, तुम्हें किसी बंदे को मारना है। ये सुनकर परदेसी कल्लायप्पा को बीच के पास बुलाता है और कहने लगता है, अरे साहब, मैंने तो वो काम कब का छोड़ दिया। कल्लायप्पा परदेसी को पैसे का लालच देता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं। इस पर परदेसी कहने लगता है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा, इसलिए और कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, टारगेट के ऊपर बॉम्ब फेंकने वाला बंदा और सबसे इम्पोर्टेंट एक जबरदस्त छुरी चलाने वाला आदमी। इस पर कल्लायप्पा कहता है कि परदेसी, तुम फिक्र मत करो, इन तीनों लोगों का इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम बस मर्डर की प्लानिंग करो। अब परदेसी सोच लेता है कि वो लास्ट टाइम इस काम को करेगा। रात होने के बाद परदेसी एक थिएटर में जाता है, क्योंकि कल्लायप्पा ने इसको यहाँ पर बुलाया था, और उसी थिएटर में कल्लायप्पा बचे 3 लोगों से मिलवाता है, जिसमें बॉम्ब फेंकने वाले का नाम होता है सुबाडू, ड्राइवर का नाम होता है बाशा और चाकू चलाने वाले का नाम होता है नल्लनजी। वहीं दूसरी तरफ लेनिन पहला केस मिलने की वजह से बहुत खुश होता है और इसकी बीवी प्रेग्नेंट भी होती है और कुछ ही दिनों में इसकी डिलीवरी भी होने वाली है। इसके बावजूद भी लेनिन और कांस्टेबल स्वामी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरे गांव जाते हैं। वहीं परदेसी, बाशा, सुबाडू और नल्लनजी ये चारों बस के जरिए ताड़ीपत्री आते हैं। मतलब यहाँ लेनिन केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे गांव जा रहा होता है और ये चारों किसी दूसरे बंदे को मारने के लिए ताड़ीपत्री जाते रहते हैं। गाँव में आने के बाद ये चारों किसी होटल में स्टे करते हैं। वहीं रिसेप्शन वाले बंदे के पूछने पर ये चारों कहने लगते हैं कि हम यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन के काम से आए हैं। रूम में जाने के थोड़ी देर बाद एक लड़का इन चारों के पास आकर परदेसी को एक छोटी सी स्लिप देता है। परदेसी को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो इसे नल्लनजी को पढ़ने के लिए दे देता है। इसमें ये लिखा होता है कि आज रात 7 बजे किसी बार के पास मिलना है। दूसरी तरफ ट्रैवलिंग के दौरान लेनिन और स्वामी किसी होटल में खाना खाने आते हैं, लेकिन कांस्टेबल स्वामी को दारू पीने की आदत होने की वजह से वो दारू पीने लगता है। इस तरफ ये चारों लोग किसी बार में बैठे होते हैं, तो सुबाडू की एक छोटी सी गलती की वजह से वहाँ के गाँव वालों से इन चारों का झगड़ा हो जाता है और जब इन लोगों
के बीच मारपीट होने ही वाली होती है कि तभी परदेसी इस मामले को सुलझा देता है और फौरन उन लोगों को उस बार से बाहर ले आता है। तभी वहाँ पर कुल्लायप्पा भी आ जाता है। कुल्लायप्पा को देखकर परदेसी पूछने लगता है कि तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि मारना किसको है। इस पर कुल्लायप्पा कहता है कि बताने की क्या जरूरत है, एक बार अपना सर ऊपर करके देखो, खुद समझ जाओगे। ऊपर एक आदमी का बहुत बड़ा कटआउट होता है। इस आदमी का नाम होता है वरदराजुलू। इसे शॉर्ट में वर्धा कहकर बुलाते हैं। ये इस गांव का चेयरमैन होता है। इसका एक बेटा भी होता है चलापथी और इसकी शादी भी हो चुकी है। खैर, दूसरे दिन से ही परदेसी की टीम वर्धा के घर के चक्कर मारने लगते हैं। जब एक सुबह वर्धा अपने कुत्ते के साथ जॉगिंग के लिए जाता है, तभी रास्ते में इसका पीए वेंकटेश्वर नजर आता है। वेंकटेश्वर वर्धा को जबरदस्ती अपने घर में बुलाने लगता है और तभी उसकी बीवी रेखा वर्धा को चाय देती है। वहीं दूसरी तरफ शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से स्वामी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेनिन और स्वामी को बहुत जबरदस्त चोट आती है। लेनिन के हाथ पे पट्टी देखकर एसआई लेनिन से कहता है कि पहले तुम ठीक हो जाओ, बाद में ड्यूटी ज्वाइन करना। लेकिन जख्मी होने के बावजूद भी लेनिन ड्यूटी पर ज्वाइन होना चाहता है, लेकिन परमिशन ना मिलने की वजह से लेनिन उसी वक्त हॉस्पिटल से भाग जाता है। मतलब वो अनऑफिशियली इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। इस तरफ म्युनिसिपल ऑफिस में वेंकटेश्वर वर्धा के सामने रंगनायक की फाइल रखता है। वर्धा इस फाइल को देखता तक नहीं, उल्टा वेंकटेश्वर को कलेक्टर से बात करने के लिए दूसरे गाँव भेज देता है। कुल्लायप्पा रंगनायक के पास आकर यही कहने लगता है कि इस बार भी वरदराजुलू ने हमारी फाइल को पेंडिंग पे रखा है। एक्चुअली कुल्लायप्पा रंगनायक का ही आदमी होता है। वहीं परदेसी की टीम रात तक म्युनिसिपल ऑफिस के पास ही रहती है और वर्धा के हर मूवमेंट पर नजर रखती है। थोड़ी देर बाद वर्धा अपनी कार में अपने घर आता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस कार में वर्धा नहीं बल्कि उसका बेटा चलापथी बाहर आता है। वर्धा तो अभी भी ऑफिस में ही है, इसलिए परदेसी की टीम दोबारा उसके ऑफिस जाती है। लेकिन वहाँ दिखाया जाता है कि वर्धा चोरी चुपके अपने ऑफिस के पीछे वाले डोर से बाहर जाता है। वहाँ से वो किसी दूसरे के घर में जाता है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि वेंकटेश्वर का ही होता है। मतलब वर्धा और वेंकटेश्वर की बीवी रेखा का चक्कर चल रहा है। इसलिए आज सुबह वर्धा जानबूझकर वेंकटेश्वर को दूसरे गांव भेज देता है ताकि आज रात वो रेखा के साथ बिता सके। खैर, वर्धा और रेखा का अफेयर है। ये बात वर्धा के फैमिली मेंबर्स को भी पता होती है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात तक नहीं करता। इस तरफ ये चारों लोग सोचने लगते हैं कि यही सही मौका है वर्धा को मारने का। इस पर परदेसी कहने लगता है कि नहीं, हम उसे अभी नहीं मार सकते। कुल्लायप्पा पूछने लगता है कि क्यों नहीं मार सकते, वो अकेला उस घर में चोरी चुपके गया है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। लेकिन परदेसी जवाब देता है कि वर्धा हर समय अपने आदमियों की नजर में होता है, चाहे दिन हो या रात। उसके चारों तरफ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है, इसलिए यहाँ पर हम उसे मार नहीं सकते। ठीक 2 दिन बाद 15 अगस्त है, वहाँ पर हम इसका काम तमाम कर सकते हैं। कुल्लायप्पा पूछने लगता है, लेकिन परदेसी वहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ होगी, वहाँ इसे कैसे मारोगे? इस पर परदेसी कहने लगता है, वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, वर्धा को हम भीड़ में ही मार सकते हैं। खैर, इस तरफ लेनिन दूसरे पुलिस स्टेशन में किसी केस के बारे में डिटेल्स लेने आता है, लेकिन उस पुलिस स्टेशन का एसआई दूसरे गांव गया होता है। कांस्टेबल से पूछने पर वो कहने लगता है कि सर सुबह आएंगे, इसलिए लेनिन वेटिंग रूम में आराम करने लगता है। यहाँ सुबह होने के बाद परदेसी बस स्टैंड आता है और वहाँ पर एक बंदे से मुलाकात करता है। अब इस बंदे का क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। इस दौरान वेंकटेश्वर अपने घर आ जाता है और अपने बेडरूम का हाल देखकर इसे अजीब सा लगता है और उसी बेडरूम में वो वर्धा की सिगरेट का पैकेट भी देखता है। और इसके बारे में जब वो अपनी बीवी से पूछता है तो वो बताती है कि सुबह जब चेयरमैन साहब आए थे तभी उनका सिगरेट छूट गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया। खैर, इस तरफ जिस पुलिस स्टेशन में लेनिन होता है वहाँ का एसआई वापस आ जाता है। लेनिन एसआई से कहने लगता है कि सर 3 साल पहले क्रिकेट ग्राउंड में एक आदमी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी, उस केस की डिटेल्स चाहिए। ये पुलिस वाला लेनिन को देखकर समझ जाता है कि ये फिलहाल ऑफ ड्यूटी पर है, इसलिए वो पुलिस वाला लेनिन से कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई लेटर भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे तुमको फाइल दे दूं, पहले अपने सीनियर से लेटर लेकर आओ। तभी उस पुलिस स्टेशन में एक चोर होता है जिसे बहुत मारने के बावजूद भी वो गहने के बारे में नहीं बताता। ये देखकर लेनिन उस पुलिस वाले से कहने लगता है कि सर क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ? तो लेनिन उस चोर के पास जाकर उसे सिगरेट का लालच देकर सब कुछ उगलवा लेता है कि इस चोर ने गहनों को कहां पर बेचा है। इस तरफ रूम में परदेसी अपने टीम मेंबर्स को अपना अपना प्लान बताने लगता है। प्लान सुनने के बाद तीनों परदेसी से पूछने लगते हैं कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में बॉम्ब्स और चाकू कैसे अंदर ले जाएंगे और काम खत्म होने के बाद हम भागेंगे कैसे? इस पर परदेसी कहता है कि मैं इन सब
सबका इंतजाम कर दूंगा। हम कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं ले जा सकते, सब कुछ हमको अंदर ही मिल जाएगा। इस तरह वर्धा रंगनायक को कॉल करके 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग पे आने के लिए इनवाइट करता है। फोन काटने के बाद चलापति वर्धा से कहने लगता है कि पापा, आपने इसे क्यों बुलाया? आप जानते हो ना कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। तो वर्धा कहने लगता है, अरे ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। इस तरफ लेनिन ने उस पुलिस वाले की मदद की, इसलिए वो पुलिस वाला लेनिन को फाइल्स के रूम में भेज देता है। थोड़ा बहुत खोजने के बाद वो फाइल मिल जाती है। वो फाइल देखकर पता लगाता है कि 3 साल पहले नल्लन जी ने एक आदमी को उसी स्टाइल में मारा था जैसे सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इस तरफ परदेसी रात में अपना काम स्टार्ट करता है और वहीं वो किसी चीज की चाबी भी बना लेता है। ये होने के बाद रातों रात परदेसी म्युनिसिपल ऑफिस में जाता है और अपने प्लान के हिसाब से वहाँ पर सब कुछ सेट कर देता है। वहीं सुबह होने के बाद म्युनिसिपल ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ चारों भी म्युनिसिपल ऑफिस के पास आ जाते हैं। बादशाह परदेसी से पूछने लगता है कि गाड़ी का क्या हुआ, मतलब काम खत्म करने के बाद हम कैसे भागेंगे? इस पर परदेसी कहता है कि गाड़ी यहीं पर है, काम खत्म होने के बाद हम वर्धा की गाड़ी से ही भागेंगे। ऐसा कहते हुए परदेसी बादशाह को वर्धा की गाड़ी की चाबी दे देता है। अब दिखाया जाता है कि परदेसी को ये चाबी कहाँ से मिली। आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले परदेसी ने बस स्टैंड पर एक आदमी से मुलाकात की थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉटरी बेचने वाला होता है। जब वो आदमी लॉटरी बेच रहा होता है तभी वर्धा का ड्राइवर बसवा इस आदमी के पास लॉटरी खरीदने के लिए आता है। परदेसी मौका देखकर बसवा के पास जाकर गाड़ी की चाबी का नक्शा हासिल कर लेता है और कल रात वो यही चाबी बना रहा था। खैर, अब कहानी पर वापस आते हैं। अब सुबाडू परदेसी से पूछता है कि बॉम्ब्स का क्या हुआ। इस पर परदेसी कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी बॉम्ब्स ग्राउंड में फिट कर दिए हैं, बस तुमको आग लगाना है। उसके बाद नल्लन जी पूछने लगते हैं कि मेरी चाकू का क्या हुआ। तो परदेसी नल्लन जी को ग्राउंड में ले जाकर कहने लगता है कि तुम्हारे राइट पैर के नीचे ही तुम्हारी चाकू है, जब मैं इशारा दूंगा तो सारे लोग अपना अपना काम स्टार्ट कर देंगे। खैर, थोड़ी देर बाद वहाँ पर रंगनायक आता है और ये दोनों फ्लैग होस्टिंग करते हैं और जब नेशनल एंथम चल रहा होता है वो तीनों परदेसी के इशारे का इंतजार करते हैं कि कब परदेसी इशारा देगा और कब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर परदेसी इस प्लान को कैंसिल कर देता है और इसके बाद ये सारे लोग किसी नदी के पास मुलाकात करते हैं। कुल्लायप्पा परदेसी से पूछने लगता है कि ये क्या कर दिया, जब सारी चीजें हमारे हाथ में थी तो तुमने प्लान को क्यों कैंसिल किया। इस पर परदेसी पूछने लगता है कि वहाँ पर रंगनायक क्यों आया और मैंने तुमको कहा था कि काम शुरू होने से पहले रंगनायक को वर्धा से 10 कदम पीछे होने को कहना। लेकिन रंगनायक के बजाय उस वक्त कोई दूसरा आदमी पीछे गया था और पीछे जाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वर्धा का बेटा चलापति था। मतलब चलापति ही अपने बाप को मरवाना चाहता है। तभी वहाँ चलापति आ जाता है और कहता है कि मान गए तुमको परदेसी, तुम्हारे दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ही अपने बाप को मरवाना चाहता हूँ। फिर चलापति कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है ना, तो पैसा लो और अपना काम खत्म करके चले जाओ। 2 दिन बाद गांव में फेस्टिवल है, वहाँ पर अपना काम खत्म करो। खैर, उसी रात जब वर्धा अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है तभी उसे ग्राउंड में बॉम्ब और चाकू नजर आते हैं। तो वर्धा का शक रंगनायक पर जाता है कि हो सकता है कि ये काम उसी का हो। वहीं अब कहानी लेनिन की तरफ जाती है जो एक कैदी से मुलाकात करने के लिए जेल जाता है और इस कैदी से मिलकर उसे कुछ लोगों के बारे में पता चलता है और ये कौन लोग हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। इस तरफ वर्धा ये सारी बातें एमएलए को बताता है। एमएलए वर्धा और रंगनायक को एक साथ बुलाता है। रंगनायक का यही कहना होता है कि मैं क्यों तुमको मारूंगा। एमएलए भी वर्धा को समझाने लगता है कि देखो वर्धा, किसी भी एंगल से नहीं लगता कि रंगनायक तुमको मरवाना चाहता है। आखिर वो तुमको क्यों मरवाएगा, इससे उसका कुछ भी फायदा नहीं है, वो चेयरमैन भी नहीं बन सकता। तो बहुत सोचने के बाद वर्धा को भी समझ में आता है कि इस काम में रंगनायक का हाथ नहीं है। वो फौरन अपने आदमियों के पास जाकर उनसे कहने लगता है कि गांव में जो कोई भी नया आदमी दिखे उसे मेरे पास लेकर आओ। वर्धा का एक आदमी उससे कहने लगता है कि हाँ भाई, कुछ दिन पहले 4 लोग आए थे, एक बार में मुझसे झगड़ा भी किया। वर्धा फौरन उनके बारे में पता करने के लिए कहता है। लेकिन जब तक वर्धा के आदमी आते तब तक परदेसी और उसकी टीम वहाँ से जा चुकी होती है। मतलब परदेसी को ऑलरेडी भनक लग चुकी थी कि वर्धा के आदमी इन चारों को ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरे दिन गांव में फेस्टिवल शुरू हो जाता है। अब ये चारों कहाँ पर गए कुल्लायप्पा को भी नहीं पता। उन चारों ने कहा था कि वर्धा को इसी मेले में मारेंगे। तभी चलापति कुल्लायप्पा से उन चारों के बारे में पूछने
पूछने लगता है। तो इस पर कुल्लायप्पा कहने लगता है कि मुझे वो चारों कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, लगता है डर के भाग गए। थोड़ी देर बाद वर्धा चलापति को देवी माँ के पास बुलाता है बकरे की बलि देने के लिए, लेकिन तभी वर्धा की ही बलि चढ़ जाती है और उसी तरह उस मेले में बॉम्ब्स भी फटने लगते हैं। अपने बाप को मरते देख चलापति बहुत खुश होता है। तब जाकर चलापति और कुल्लायप्पा को वो चारों लोग नजर आते हैं। एक्चुअली वो चारों इसी मेले में अपना भेष बदलकर बैठे थे और बकरे की बलि देते वक्त मौका देखकर नल्लनजी वर्धा का गला काट देता है। वर्धा के मरने के बाद बादशाह इन तीनों को अपने ऑटो में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। खैर, दूसरे दिन वर्धा के घर में उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां होती हैं। थोड़ी देर बाद वर्धा के घर एमएलए एसपी आते हैं और यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिलता है कि वर्धा के साथ साथ चलापति भी मर चुका है। एक्चुअली यहाँ पर 2 टाइम फ्रेम में सीन्स दिखाए जा रहे थे, मतलब जब जब लेनिन का सीन दिखाया जा रहा था तो वो सीन एक्चुअली प्रेजेंट के थे और जो परदेसी के सीन थे वो 6 महीने पहले के थे। मतलब 6 महीने पहले वर्धा की मौत हो गई थी और सीरीज की स्टार्टिंग में जो जली हुई डेड बॉडी मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि चलापति की होती है। लेनिन चलापति का ही मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर लेनिन आता है। एमएलए को केस की डिटेल्स बताते हुए उन चारों के बारे में भी बताने लगता है और लेनिन को उन चारों के बारे में एक कैदी से पता चला था, इसलिए लेनिन इस कैदी से मिलने के लिए जेल गया था। सारी बात सुनने के बाद एमएलए लेनिन से कहने लगता है कि तुम फटाफट ड्यूटी ज्वाइन करके फौरन उन चारों को गिरफ्तार कर लो। अब दूसरे दिन कांस्टेबल स्वामी लेनिन के पास आकर कहने लगता है कि सर, उस औरत के बारे में पता चल गया। वो औरत थिएटर में मूवी देखने आने वाली होती है और ये औरत कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। खैर, उस थिएटर के पास लेनिन और स्वामी एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर अपना काम करने के लिए कहता है। वो लेडी कांस्टेबल उस औरत के बगल में जाकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि दीदी, रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया। किसी मर्डर केस की चेकिंग चल रही थी और मैंने सुना पुलिस वालों ने खूनी को पकड़ भी लिया। ये सुनने के बाद वो औरत फौरन एक फोन बूथ के पास आकर किसी को कॉल करती है और उस आदमी से कहने लगती है कि आप मेरे हस्बैंड से कहो कि मैं सुबह 8 बजे कॉल करूंगी। उसके जाने के बाद लेनिन उस फोन बूथ के पास जाकर उसी नंबर को डायल करता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी माइंस का है। उसी वक्त लेनिन और स्वामी वो माइंस जाने लगते हैं। सुबह होने के बाद वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो माइंस आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बॉर्डर पर होता है। वहीं उस फोन बूथ के पास एक पुलिस वाला बैठा होता है और स्वामी उस पुलिस वाले को कॉल करके बताने लगता है कि जब वो औरत कॉल करने के लिए आएगी तो फौरन तुम हमको इन्फॉर्म करोगे। थोड़ी देर बाद वो औरत अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए आती है तो पुलिस वाला तुरंत स्वामी को कॉल करके ये बताता है कि अभी अभी इस औरत ने कॉल किया। ये सुनने के बाद लेनिन और स्वामी दोनों माइंस के अंदर जाने लगते हैं। बहुत देर तलाश करने के बाद फाइनली लेनिन और स्वामी को वो बंदा दिख जाता है। वो बंदा कोई और नहीं कुल्लायप्पा ही होता है। उसके बाद क्या था, लेनिन कुल्लायप्पा को पुलिस स्टेशन लाता है। कुल्लायप्पा कहने लगता है कि सर, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं थक चुका हूँ इन सब से। परदेसी बादशाह सुबाडू और नल्लनजी इन चारों को मैंने ही मिलाया। इन चारों को पैसे का लालच देकर वर्धा को मरवाया। इस पर लेनिन पूछने लगता है कि किसके कहने पर उन चारों ने वर्धा को मारा। फिर कुल्लायप्पा बताता है कि खुद उसका बेटा चलापति उसे मारना चाहता था। लेनिन शॉक्ड होकर पूछने लगता है कि एक बेटा अपने बाप को क्यों मारना चाहेगा। तो कुल्लायप्पा इसके फ्लैशबैक को बताने लगता है। कुछ सालों पहले वेंकटेश्वर का ट्रांसफर इस गांव में हो गया था। इस पर वर्धा चलापति को वेंकटेश्वर के घर भेजता है उनका हालचाल पूछने। उसी वक्त चलापति की नजर वेंकटेश्वर की वाइफ पर पड़ती है जो इसको बहुत पसंद आ जाती है। एक दिन जब वेंकटेश्वर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है तभी मौका देखकर चलापति इसके घर में घुस जाता है। लेकिन वेंकटेश्वर कोई चीज भूल जाने पर दोबारा अपने घर आता है और अपने पति की आवाज सुनकर रेखा चलापति को बेडरूम में लॉक कर देती है। लेकिन अपने पति वेंकटेश्वर को कुछ भी नहीं बताती। ये देखकर चलापति ये सोचने लगता है कि शायद रेखा भी इसको पसंद करने लगी है। वेंकटेश्वर के जाने के बाद चलापति फौरन रेखा को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन रेखा इसको दूर धकेल देती है। तभी एक रात चलापति रेखा और वर्धा यानी उसके फादर का कुछ गलत सीन देख लेता है। उसी समय चलापति ने सोच लिया था कि वो रेखा को पाने के लिए अपने बाप को मार देगा। अब कहानी पर वापस आते हैं। ये सुनने के बाद लेनिन पूछने लगता है कि फिर उन चारों ने चलापति को क्यों मारा। इस पर कुल्लायप्पा कहने लगता है कि चलापति को उन चारों ने नहीं मारा
और उस रात जो हुआ वो बताने लगता है। जब उन चारों ने वर्धा को मार दिया तो कुल्लायप्पा उन्हें किसी जगह पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चलापथी पैसे लेकर आता है और चलापथी कुल्लायप्पा को पैसे देते हुए कहने लगता है कि ये पैसे इन चारों के फैमिली मेंबर्स तक पहुँचा देना। ये सुनने के बाद परदेसी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि चलापथी इन चारों को मारने वाला है। वो चारों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन चलापथी उन्हें चुन चुन कर मार ही देता है। इन चारों की मौत को देखकर कुल्लायप्पा सोचने लगता है कि शायद चलापथी इसको भी मार देगा, इसलिए कुल्लायप्पा वहाँ से भाग जाता है। तो अब लेनिन के पास एक और पहेली आ गई कि अगर वो चारों मर गए तो चलापथी को किसने मारा। दूसरे दिन पुलिस वाले रेखा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। रेखा बताने लगती है कि जिस दिन चलापथी मरा उस रात वो रेखा के किसी रिश्तेदार की शादी पर आया था। शादी में चलापथी ज्यादा देर नहीं रुका और बिना खाना खाए ही चला गया। ये सुनने के बाद लेनिन रेखा की बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए लेनिन स्वामी को रेखा के घर भेजकर शादी के कैसेट मंगवाता है। शादी के कैसेट्स देखने के बाद लेनिन को ये बात पता चलती है कि उस रात चलापथी शादी पर आया था, लेकिन 5 मिनट के बाद वो चला गया और उसके जाने के बाद रेखा भी वहाँ पर नजर नहीं आई। तो लेनिन यही बात रेखा से आकर पूछता है। अब रेखा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सच बताने के सिवाय। तो रेखा बोलती है कि उस रात चलापथी शादी में आकर रेखा के बगल में ही खड़ा था और वो रेखा से कहने लगा कि मैं तुम्हारा स्टोर रूम में इंतजार करूंगा, फौरन मेरे पास आ जाओ। अगर तुम नहीं आई तो सारे गांव को तुम्हारे और मेरे पापा के बारे में पता चल जाएगा। तो रेखा चलापथी के साथ स्टोर रूम में चली जाती है। खैर, उसके बाद एसपी लेनिन से कहने लगता है, उल्टा सीधा जो हो तुम फौरन इस केस को सॉल्व कर दो, ऊपर से मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है। अब बेचारे लेनिन ने इस केस के ऊपर बहुत काम किया था, इसलिए वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। लेनिन की हालत देखकर एसपी उसे केस सॉल्व करने के लिए 2 दिन का टाइम देता है। अब लेनिन दोबारा उसी क्राइम स्पॉट पर जाता है जहाँ पर चलापथी की लाश मिली थी। जब पूछताछ की गई तो दूध वाला कहता है कि उस दिन इस दुकान वाले ने टाइम से पहले ही दुकान खोल ली और दुकान वाले से पूछने पर दुकान वाला कहने लगता है, अरे सर, उस रात किसी गाड़ी की आवाज आई थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाग गया और जब मैंने चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी के तेल को देखा तो मेरे टिन में मिट्टी का तेल नहीं था। और हाँ सर, एक और बात, उस रात मैंने अपनी दुकान के पास जले हुए सिगरेट्स को देखा था। हैरानी की बात यह है कि उस गांव में ऑलमोस्ट सभी लोग बीड़ी ही पीते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमएलए गांव वालों को बुलाकर अपनी पार्टी के बारे में स्पीच दे रहा होता है। उस मीटिंग में एसपी और रंगनायक भी होते हैं। इस तरफ लेनिन और स्वामी क्राइम सीन के कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे होते हैं कि तभी लेनिन को एक आदमी नजर आता है। उसके बाद लेनिन और स्वामी एमएलए की मीटिंग पर जाते हैं और वो आदमी उसी मीटिंग में मौजूद होता है। लेनिन और स्वामी उस बंदे को पकड़ लेते हैं। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वर्धा का ड्राइवर बसवा होता है। लेनिन बसवा को फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि यहाँ पर तुम अपने फेस पर मास्क क्यों पहने हो और तुम क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे। फिर बसवा जो हुआ वो बताने लगता है कि उस दिन जब चलापथी रेखा के साथ स्टोर रूम से बाहर निकलकर अपने कार में बैठा तो बसवा चलापथी से कहने लगता है कि छोटे मालिक, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, रेखा के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है। तो इस पर चलापथी दारू के नशे में सच कह देता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हारे बड़े साहब को मरवा दिया। और घर आने के बाद बसवा ये सारी बातें चलापथी की माँ को बताता है। सच सुनने के बाद चलापथी की माँ चलापथी को मारने पीटने लगती है, लेकिन वो उल्टा अपनी माँ का ही गला दबोच लेता है। अब वहीं पर चलापथी की बीवी भी होती है जो अपनी सासू माँ को बचाने के लिए चलापथी को धक्का दे देती है। लेकिन वहीं जमीन पर चलापथी के बेटे का डिवाइडर रखा होता है जिससे उसका बेटा ड्राइंग कर रहा था और चलापथी उसी के ऊपर गिर जाता है। उस बच्चे के हाथ में जो कंपास होता है वो चलापथी के गले में घुस जाता है। इस तरह से चलापथी की मौत हो जाती है। जब चलापथी की माँ और वाइफ एमएलए की मीटिंग पर आते हैं तब तक एमएलए को सब कुछ सच पता चल चुका होता है कि चलापथी का कत्ल इन्हीं दोनों ने किया है। अब आने वाले दिनों में चलापथी की माँ चेयरमैन बनने वाली होती है, इसलिए एमएलए एसपी से कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह इस केस को क्लोज कर दो। अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारी पार्टी को नुकसान हो सकता है। और इसी तरह एमएलए लेनिन को अप्रिशिएट भी करता है। खैर, दूसरे दिन स्वामी लेनिन के पास आकर पूछने लगता है कि अब किस बात की फिक्र है सर, आपको प्रमोशन मिल गया, केस भी सॉल्व हो गया। इस पर लेनिन कहने लगता है कि केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। बसवा और वो 2 औरतें झूठ बोल रही हैं। बसवा के हिसाब से चलापथी के गले के पास एक ही बार वार हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से चलापथी के गले के पास 5 बार कंपास से अटैक किया गया था। और इसी तरह लेनिन को उस क्राइम स्पॉट पर वो कंपास भी मिल जाता है। और जब उसकी फिंगरप्रिंट्स को एग्जामिन किया गया तब पता चलता है
कि चलापति को किसी और ने नहीं बल्कि परदेसी ने ही मारा था। मतलब उस रात परदेसी मरा नहीं होता, बल्कि वो वहाँ से बच के निकल जाता है। और उस रात जब चलापति अपनी माँ का गला दबोच रहा था और उसकी बीवी ने उसे धक्का दिया, तो वो गिरा नहीं, बल्कि वो अपने घर में झगड़ा करने के बाद अपने घर से बाहर आता है सिगरेट पीने के लिए। तभी परदेसी कंपास की मदद से चलापति के गले के पास 5 बार अटैक करके उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद जब बसवा और वो दोनों घर से बाहर आते हैं, तब चलापति तड़प रहा होता है, लेकिन चलापति की माँ बसवा को रोक देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। और उसकी माँ के कहने पर बसवा चलापति की लाश को ठिकाने लगा देता है। इसलिए बसवा चोरी चुपके उस दुकान के पास जाकर वहाँ से मिट्टी का तेल लेकर चलापति को जला देता है। उसके बाद फाइनली परदेसी को दिखाया जाता है, जो समुंदर के किनारे बैठा होता है, कि तभी एक अनजान आदमी परदेसी के पास आकर कहने लगता है कि परदेसी, किसी को मारना है। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।